अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका हमारे कोर्स के लेक्चर 1 के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो थी जो कि इस कोर्स का ओवरव्यू था, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम किस तरह से इस कोर्स को सेक्शन वाइज आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि ये लेक्चर 1 है तो इसमें हम एसईओ की बेसिक पर डिस्कशन करेंगे। और एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि क्योंकि ये बेसिक्स पे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई हम तो बेसिक तो जानते हैं एसईओ की, तो हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए मैं बात बता दूं कि इस वीडियो में बहुत कुछ न्यू आने वाला है। वो इसलिए कि जैसा कि आप लोगों ने बात सुनी होगी कि अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू एसईओ एक्सपर्ट्स, 200 प्लस ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप मतलब वो सब फैक्टर्स आपकी रैंकिंग पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं उन 200 के अंदर। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ फैक्टर्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट को तवज्जो से सुनना है। इसकी वजह ये है कि ताकि आप लोगों के सारे इसकी वजह ये है कि ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें और इंशाल्लाह सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और हम इस वीडियो के एंड में एक टेस्ट भी रखेंगे, यानी कि मैं कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो से ही निकाल के आप लोगों के लिए इसमें आप लोगों से क्वेश्चंस करूँगा जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होंगे। तो आप लोगों ने उनके आंसर्स कमेंट में देने हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों को जो कुछ आपने सीखा होगा वो आपके जहन में और पक्का हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एसईओ की। तो ये जनरली न्यूबी के लिए बता देते हैं कि एसईओ असल में है क्या। अकॉर्डिंग टू मोज, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विच इज़ द प्रैक्टिस फॉर इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट। सिंपल पर्पज़ इसका ये है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में टॉप पर ला सकें। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करता है गूगल के ऊपर या किसी सर्च इंजन के ऊपर सर्च करता है शूज़, अगर आपकी वेबसाइट शूज़ से रिलेटेड है तो शूज़ के कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक करे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकें और इसका ज़्यादा एडवांटेज ले सकें। सिंपल इसका ये पर्पज़ होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है, सिंपल। देन अब सवाल ये आता है कि वाई एसईओ, हमें एसईओ ये क्यों करनी चाहिए, हम एसईओ क्यों करें या क्या इसमें और हमें इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है टू गेट मोर ट्रैफिक, लीड्स, सेल्स, ईटीसी। तो जाहिर सी बात है जब आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करेगी एसईओ के थ्रू, तो आपकी वेबसाइट पर डेफिनेटली ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा। अब ट्रैफिक आएगा तो अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स, मतलब आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है अगर, तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी। या अगर आपने कोई अपना कोई ब्रांड है आपका, कोई इसको आप प्रमोट करना चाहते हो तो वो प्रमोट होगा ऑटोमेटिक। आपके कॉम्पिटिटर्स जो कि आप जैसे ही ब्रांडिंग कर रहे हैं, यानी आप जैसे ही जिनके टॉपिक आप जैसे ही कोई शॉप रन कर रहे हैं जो कुछ भी है, तो ज़्यादातर वो भी एसईओ कर रहे हैं। अब वो एसईओ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आपने एसईओ नहीं किया तो आप उनसे डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। पीछे रहेंगे तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। ये चीज़ है। थर्ड पॉइंट आता है अनऑर्गेनिक ट्रैफिक विदाउट स्पेंडिंग मनी। जी, तो एसईओ का बेनिफिट सबसे बड़ा आपको ये मिलता है कि विदाउट स्पेंडिंग मनी आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं और अनलिमिटेड ट्रैफिक भी गेन कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर एसईओ को फॉलो किया हो तो। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। देन मेक योर ब्रांड विजिबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये कुछ एडवांटेजेस है जिनको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स का ही जिक्र करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कोर्स के ओवरव्यू के अंदर इसका बाकायदा एक सेक्शन आप लोगों को दिखाया था कि हम इस पर अलग से
लेक्चर देंगे। सो मेन डीपली डिस्कशन तो इसकी वहीं पर होगी, लेकिन आपको मैं वर्बली कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। तो एंड ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ वो सब काम होंगे जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए, यानी कि वेबसाइट के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन सब चीज़ों को। तो ये सब ऑन पेज एसईओ कहलाएगा। सिंपल तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है अपनी वेबसाइट का होम पेज की यानी सेटिंग करते हैं, अपने यूआरएल की सेटिंग करेंगे, डिस्क्रिप्शन जो हम लिखेंगे उसमें कीवर्ड की प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें ऑन पेज एसईओ कहलाएगी। और भी डीप इसमें काफ़ी बातें आती हैं। अगर हमारे साइट में कुछ एरर्स वगैरह हैं तो उनको हम फिक्स करेंगे। इस तरह हम कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे जब हम डालेंगे तो उसको किस तरह से हमने सेटिंग करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करना है, robots.txt फाइल कैसे सेट करनी है, तो ये पूरी यानी डिटेल्स है। तो इस तरह से ये सब काम जब आप करेंगे बूस्टिंग के लिए वेबसाइट की अपनी, तो ये सब काम ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड होंगे। तो उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ, जिसे यूजुअली लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक्स क्रिएशन भी कहा जाता है। यानी कि आप नॉर्मली ये समझ लें कि जो काम आप अपनी वेबसाइट से हटकर बाहर वेबसाइट के लिए काम करेंगे वो सब ऑफ पेज एसईओ कहलाएगा। बैक लिंक्स ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती हैं। अब बैक लिंक्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, डू फॉलो, नो फॉलो। तो उनको हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। देन उसके बाद आता है वाइट हैट एसईओ। तो देखें इसकी सिंपल सी, जैसे मैंने डेफिनेशन में एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे, डू एसईओ अकॉर्डिंग टू गूगल्स गाइडलाइंस। यानी कि आप जो कुछ भी गाइडलाइंस, गूगल की गाइडलाइंस पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए करेंगे वो सब वाइट हैट एसईओ ही कहलाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आता है ब्लैक हैट एसईओ। अब ब्लैक हैट एसईओ के बारे में मैं ज़्यादा डीपली आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि शायद शॉर्टकट की वजह से इसको फॉलो करने लग जाएं। तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड वर्क नहीं है। इसके रिज़ल्ट अगर चलें स्टार्टिंग में थोड़े आपको बेहतर मिल भी जाएं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वेबसाइट पेनलाइज भी हो सकती है। अब गूगल की पेनल्टी लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई चालान भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि इसकी गूगल की पेनल्टी का मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग से मतलब इंडेक्सिंग ही, आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी। तो इंडेक्स नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट रैंक कहाँ से करेगी। तो अब या इसको सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए कि गूगल की गाइडलाइन से हटकर हम जो कुछ भी अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए करेंगे वो सब ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आएगा। अब इसकी सम एग्जांपल्स भी हैं इसमें, चलें उस पर भी आपको बता दूं। जैसे कि हिडन लिंक्स एंड क्लॉकिंग। हिडन लिंक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल तरीका इख्तियार करते हैं ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक में। वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे कीवर्ड्स फिल करने हैं ज़्यादा, तो वो कीवर्ड्स को छुपा देते हैं। वो किस तरह से कि जैसे इमेज है, अब इमेज के अंदर, इमेज के मतलब पीछे कीवर्ड रख दिया, नहीं बज़ाहिर उसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कीवर्ड यहाँ पे है। इसी तरह से लिंक को छुपा दिया, या जैसे आपके फॉर एग्जांपल पोस्ट का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर वो वाइट है। अब उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट का कलर भी, लिंक एंकर टेक्स्ट जो आपने लिंक के लिए क्रिएट किया है वो, या कोई कीवर्ड आपने जो स्टफिंग की कीवर्ड की, उसका कलर भी आपने बिल्कुल वाइट कर दिया है। देन इस तरह से ऐसा होता है कि बिल्कुल आपका वो लिंक्स और आपके कीवर्ड बिल्कुल हाइड हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि आपने यहाँ पे स्टफिंग की हुई है। तो ये और इस तरह की चीज़ें होती है। क्लॉकिंग ये होता है फॉर एग्जांपल आपने दिखाया कुछ और दिया कुछ। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है शूज़ से रिलेटेड, आपने जो ना लिंक जो आपने जो लिंक दिया वो दिया ग्लासेस से रिलेटेड, यानी आपने जो लिंक दिया वो दिया ग्लासेस से रिलेटेड। यानी कि गूगल में जो वेबसाइट आपकी रैंक कर रही है, या गूगल में जो लिंक शो हो रहा है वो शो कर रहा है चश्मों के बारे में, ग्लासेस के बारे में। लेकिन जब कोई बंदा उसको ओपन करता है, जब कोई बंदा उस लिंक को, तो वो आपकी वेबसाइट पे तो जाता है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट तो शूज़ से रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट तो शूज़ से रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल भी यूज़र का अच्छा, तो इस तरह से यूज़र का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो ये कहलाती है ब्लैक हैट। अब जैसे क्लॉकिंग समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये कि आपने दिखाया कुछ, दिया कुछ। यानी कि आपने जो है आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल शूज़ से रिलेटेड है, लेकिन आपने जो है लिंक जो गूगल में आपका नज़र आ रहा है वो है ग्लासेस से रिलेटेड। तो जो बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। यानी वेबसाइट जो बंदे यूज़र है उसकी इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन आपने उसको कुछ और चीज़ पेश कर दी, लेकिन उस तरह वेबसाइट पे आपकी विजिटर आ तो गया,
आप 2 नंबर तरीके से उसको 2 नंबर तरीके से आप वेबसाइट पे लेके तो आ गए, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड वे नहीं है। फ़ौरन यूज़र बाउंस बैक कर जाएगा। अब बाउंस बैक करेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है। सो ये कुछ बातें थी ब्लैक हेड से रिलेटेड। उसके बाद ग्रे हेड एसईओ आती है। अब देखें ग्रे हेड एसईओ जैसे कि सिंपल आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, मिक्स अप ऑफ वाइट एंड ब्लैक हेड एसईओ, यानी कि आप समझ लेंगे कि आपने थोड़ा वाइट हेड एसईओ 60% वाइट हेड एसईओ वर्क किया, 40% आपने ब्लैक हेड को उसमें मिक्स कर दिया, तो ये बन गया ग्रे हेड एसईओ। तो आपने इसको भी अवॉइड ही करना है, आपने प्रॉपरली वर्क करना है वाइट हेड एसईओ। अब यहाँ पे हम कुछ मिसकंसेप्शंस की बात कर लेते हैं कि देखें अब कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई हमने आज वेबसाइट बनाई है, आज हमने भाई ऑन पेज एसईओ प्रॉपर तरीके से कर लिया है, तो आज ही हमारी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं हो रही, यानी लोग बहुत जल्दी करते हैं। तो दोस्तों एसईओ कोई फायरिंग यानी कि ऐसा काम नहीं है कि आप फ़ौरन आज करो और आज ही रैंक कर जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको कंज्यूम करना पड़ता है टाइम बहुत ज़्यादा। तो ऐसा इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई हमने तो एसईओ एक्सपर्ट से भी काम करवा लिया, लेकिन हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, तो भाई थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें लेकर चलनी पड़ती हैं, देन आपको रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट आते ज़रूर हैं, और जो रिजल्ट आएंगे वो इस तरह से रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होता है, मतलब ये बात आती है कि वो कहते हैं कि भाई कंटेंट हमारी वेबसाइट में ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो। देखिए बात सिर्फ कंटेंट के होने की नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कंटेंट जो है कहीं से स्क्रैप करके कैसे ही बस भर दिया अपने वेबसाइट को, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका ख्याल रखना है। कंटेंट आपकी वेबसाइट पे जो हो, बेशक अगर कम भी है तो ऐसा हो बिल्कुल क्वालिटी हो, यूनिक हो, और क्वालिटी होने के जो यूज़र जो डिमांड कर रहा है वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ये आपकी मेन, गूगल का भी मेन जो है उनका गोल वो यही होता है कि आप जो गूगल जो उस पर यानी जो उनकी सर्च इंजन पे जो कोई बंदा यूज़र सर्च करता है उसको रेलेवेंट रिजल्ट मिलें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, आपको मैं इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक बैक लिंक को वेबसाइट, आपने अगर नाम सुना हो इसका, तो उसमें एक एक्सपर्ट है डीन ब्रायन, आई थिंक उनका ये नाम है। तो उनकी वेबसाइट जो ना गूगल के जो उनके जो मतलब टॉप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं उन पे उनकी वेबसाइट रैंक करती है, एसईओ से रिलेटेड ही वो वर्क करते हैं। आप यकीन करें उन्होंने अपनी वेबसाइट का कंटेंट शो किया था, यानी कि बताया था कि कितनी पोस्ट उनकी वेबसाइट में मौजूद है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 70 प्लस के करीब पोस्ट उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, फिर भी उनका जो है उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो ये देखें सिर्फ क्वांटिटी पोस्ट की तादाद से इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप, क्योंकि वो जो पोस्ट लिखते हैं बिल्कुल ही, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आपको, चले एक मैं टिप भी दे देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च, आपने यानी किसी बारे में टॉपिक लिखना है कि भाई 5 टिप्स टू वेट लूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आपने जो ना कंटेंट देखा जो कुछ नेट पे इस वक्त गूगल में, मतलब गूगल में जो रैंक हुए हुए वेबसाइट्स हैं उनको आपने चेक किया कि अच्छा किसी ने 5 कहा, किसी ने 10 कहा, किसी ने 6 7, यानी आप समझ लीजिए कि हाईएस्ट जिसने कहा वो 20 मेथड्स किसी ने बताया, ठीक है, टिप्स बताई गई हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने जो कंटेंट लिखना है इन सबको देखकर आपने अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट में, अपने वेबसाइट में जो आप कंटेंट डालें उस निश से रिलेटेड, उसमें आपने सब पॉइंट्स कवर करना है। यानी आपने चेक करना है पहले कि भाई ये पॉइंट्स उन कंटेंट्स में मिस हैं जो कि रैंक कर रहे हैं। तो अगर आपने वो कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर फिल कर दिया, और फॉर एग्जांपल अगर 20 पॉइंट्स हाईएस्ट है तो आपने 30-40 पॉइंट्स टिप्स की सूरत में वहाँ डाल दिए, तो होपफुली आपकी वेबसाइट उन सब को बीट करके आगे निकल जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको वो backlink.com वाले भी यूज़ कर रहे हैं। तो उनकी आपको, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ 70 प्लस पोस्ट के होते हुए भी वो रैंकिंग में इतने हाई हैं, हालांकि थाउजेंड्स में लोगों की पोस्ट होती हैं वो रैंक नहीं कर पाती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलें अब बात करते हैं कुछ गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको सुनना है, याद रखिएगा। सबसे पहले आता है कीवर्ड्स इन टाइटल, हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स। आपका कीवर्ड जो होगा प्राइमरी कीवर्ड, उसको आपने जो आप रिसर्च करेंगे उसको लाजमी आपने टाइटल में उसको यूज़ करना है, लाजमी टाइटल में यूज़ करना है। देन आपने H1 हेडिंग से उसमें यूज़ करना है। देन डिस्क्रिप्शन
के अंदर भी यूज़ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है। इससे ये होगा कि गूगल को सिग्नल मिलेगा कि भाई आपका कंटेंट उस कीवर्ड के लिए रेलेवेंट। उसके बाद आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कीवर्ड्स फिल कर लिए। अब कीवर्ड डेंसिटी यानी कि आप समझ लीजिए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 500 वर्ड्स का कोई आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, जैसे कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में तो सब चीज़ उधर तो ये मस्ट आएगा। कंटेंट के अंदर आप उसको इतना यूज़ नहीं करते। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 4 to 5 टाइम्स। ये पॉइंट देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट ने ये पॉइंट निकाला है। यानी कि देखें, इसको मैं समझाता हूँ ये चीज़ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट किया है जिसके 2 मायने निकलते हैं, 2 मीनिंग्स निकलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप इसकी मिसाल जैसे ले लीजिए कि एप्पल। अब एप्पल एक फ्रूट भी है और एक एप्पल जो है ब्रांड भी है, जैसे आईफोन वगैरह जो बनाते हैं। तो ये वर्ड तो एक वर्ड के 2 मीनिंग्स हो गए। तो इस तरह के जो वर्ड्स के कीवर्ड होंगे ये आपकी ये रैंकिंग फैक्टर्स में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब इन कीवर्ड्स को आपने अगर कंटेंट में यूज़ किया है बहुत आला, और टाइटल में यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह की अब ये पूरी रिसर्चिंग करनी पड़ेगी आपको कि आपने ये वर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं। वो सब तो हम जब कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाएंगे तो हम वो सब करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम इस चीज़ का भी ख्याल रखें जब हम कंटेंट लिख रहे हों। देन उसके बाद आता है शॉर्ट यूआरएल्स। एएचआरएफ की मैंने ग्राफ पिक देखी थी इस तरह की, जिसके मुताबिक जिन यूआरएल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो 17 तक थे, उनकी टॉप 10 के अंदर रैंकिंग बहुत हाई थी। यानी कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो यूआरएल है, यानी आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करे। अब लेकिन सिर्फ ये यूआरएल से कुछ नहीं होने वाला है। अब यूआरएल के साथ साथ जाहिर सी बात है सब चीज़ें आपने बाकी भी फॉलो करनी कि आपका कंटेंट हो भी ऐसा कि उसमें रैंक कर सके। खाली यूआरएल से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने यूआरएल को अगर आपने शॉर्ट यूआरएल रखा, और हाँ डेट जो उसमें हम डेट जो बात कर यूआरएल के अंदर डेट्स आ जाती हैं उनको आपने माइनस करना है। आपने इन चीज़ों को ख्याल रखा, डेट को वहाँ से डिलीट कर दिया, देन यूआरएल को आपने शॉर्ट करना है और यूआरएल के अंदर भी अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट करनी है। तो ये सब आप करेंगे तो इससे भी अच्छा सिग्नल गूगल को मिलेगा। देन आपकी वेबसाइट और आपका वो स्पेसिफिक कंटेंट रैंक हो सकता है। देन उसके बाद आती है पोगो स्टिकिंग। चलें अब पोगो स्टिकिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पोगो स्टिकिंग है क्या, देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल में सर्च किया बेस्ट शूज़, तो आपके सामने 3 रिज़ल्ट आपके सामने से पेज आया, 1 2 3 4 ये रिज़ल्ट आपके सामने आ रहे हैं। अब एक वेबसाइट 3rd पर है, एक वेबसाइट 1st पर है। कंटेंट यानी कि रिलेटेड, ये एक उसी आपकी क्वेरी से रिलेटेड ही ये सब रिजल्ट हैं, सही। अब होता ये कि आपने जो है 1st को और 2nd को छोड़कर 3rd वाले को ओपन कर लिया, तो इससे गूगल को सिग्नल मिलेगा कि आपका जो ये मतलब ये ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा रेलेवेंट है ये यूआरएल 1st पोजीशन के लिए। तो इस तरह से आपको जो 1st वाला है ये इसकी पोजीशन बिल्कुल डाउन होगी और ये वाला ऊपर आ सकता है यूआरएल। तो ये सब कैसे होगा, जाहिर सी बात है। आप सिर्फ गूगल पे अगर आप 1st पेज पे आ गए हैं तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि लोग जो है सिर्फ ऐसे नहीं कि आप 1st है तो 1st रिजल्ट को ही क्लिक करें, ऐसा नहीं होता। आपका कंटेंट आपका जो टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन वो इस तरह की आई कैची और इतनी सूटेबल होनी चाहिए कि बंदा फ़ौरन देख के क्लिक करे। तो वो हम जाहिर सी बात है कंटेंट राइटिंग की जो हम आगे मॉडल में तरफ बढ़ेंगे सेक्शन में, तो इस पर भी हम इंशाल्लाह वर्क करेंगे। अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये चीज़ चलें, ये तो 1st पेज की बात हो रही है। अगर इस तरह से दूसरे पेजेस भी होंगे तो इस तरह से अगर आपने मुख्तलिफ अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करते गए, फॉर एग्जांपल आपने जैसे आप पहले 50 पे थे तो 49 80 पे, इस तरह से लोग जब देखा ना, लोगों के आपके जो क्लिक थ्रो रेट आपकी वेबसाइट को ज़्यादा मिल रहा होगा अगर, तो आपकी रैंकिंग ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होगी। तो ये एक साइन होता है, ये एक साइन भी है जो आपकी रैंकिंग को बहुत अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए कंटेंट आपने जितना भी अच्छा डाला हुआ है वो तो बंदा बाद में देखता है, यानी पहले तो आपके टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को ही पड़ेगा। अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन ही ठीक नहीं है, कंटेंट बेशक जानदार है, तो फिर यूज़र उस पर नहीं जाएगा, चांसेस बहुत कम होंगे कि यूज़र उस तरफ जाए। सो ये थी पोगो स्टिकिंग।
जो कि एक बहुत अहम फैक्टर है। उसके बाद जो है कीवर्ड इन डोमेन नेम। आपने कोई ऐसा डोमेन बाय किया हुआ है, यानी आपने अगर आपने अगर कीवर्ड रिसर्च, पहले कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से कर लिया कि आपने इस पर काम करना है, पर टारगेटेड कीवर्ड आपको पता चल गया। अब आपने जो डोमेन लेना है, कोशिश करें कि वो कीवर्ड उस डोमेन के स्टार्ट में आए। तो ये ऐसा डोमेन आपने पहले चेक करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा फैक्टर होगा आपकी रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, इससे बहुत अच्छा सिग्नल जाता है। देन कंटेंट लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, जितना कंटेंट की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये इसके शेयर्स बढ़ें, सोशल शेयर्स बढ़ेंगे और रैंकिंग ज़्यादा यानी इंक्रीज़ होने के चांसेस होंगे। लेकिन वही बात वहीं आती है, कंटेंट लेंदी तो हो लेकिन यूनिक और टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो कंटेंट तो भर दिया लेकिन वो बिल्कुल भी रेलेवेंसी उसके अंदर नहीं है, तो ऐसा ना हो। तो जैसे कि आप कंटेंट राइटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ऐसे ऐसे हम कंटेंट राइटिंग में सीखेंगे भी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये पॉइंट मैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करके मैं क्लोज करूँगा इंशाल्लाह। देखिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जब कभी भी आप एसईओ करें, कोई आर्टिकल लिखें, तो इसको आपने मिस कभी भी नहीं करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका बहुत इफेक्ट होता है। और मैं आपको भी अभी केस स्टडी दूंगा, नहीं मेरा जो भी एक्सपीरियंस किया था इमेज से रिलेटेड, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगा आपसे। तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इमेज अपने आर्टिकल में पोस्ट करनी है, तो आपने जाहिर सी बात है कीवर्ड तो फाइंड किया हुआ है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है जो आपकी इमेज हो उसको आप रिनेम दें। इमेज को आप रिनेम देंगे, रिनेम आपका टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए। तो एक आपका प्लस पॉइंट ये कि आपका कीवर्ड उसके अंदर, यानी कि उसमें इमेज के रिनेम में सोर्स जो होगा उसमें नाम आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने जो है बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपने इमेज के ऑल टेक्स्ट और टाइटल जो इमेज का ऑप्शन होता है उसमें जाके आपने लाजमी वो कीवर्ड को प्लेस करना है, लाजमी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गूगल आपकी इमेजेस को इंडेक्स नहीं, गूगल आपकी इमेजेस को रीड नहीं कर पाता है। वो जब उसको ऑल टेक्स्ट यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप जब डिफ़ाइन करते हैं अपनी इमेज का, देन गूगल बोर्ड्स को आसानी होती है आपकी इमेज को क्रॉल करने में। देन आपकी इमेजेस भी रैंक करती हैं, क्योंकि आपको पता है हम ज़्यादातर कुछ हम सर्च करते हैं, कुछ चीज़ें इमेजेस में भी सर्च करते हैं, तो इमेजेस के थ्रू भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। देन ये सब चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैंने एक कीवर्ड रिसर्च करके उसके ऊपर वर्क किया। मैंने उसके ऊपर आर्टिकल पूरा लिख लिया। तो मैंने ये किया कि उसमें इमेजेस यूज़ की थी, देन ये टेक्निक यूज़ की थी जो आपको मैंने बताई अभी, ऑल टेक्स्ट ये सब चीज़ें, और अंदर जो कुछ यानी रिनेम करके सब कुछ इसमें, और डिस्क्रिप्शन सब यूज़ किया। देन आर्टिकल पोस्ट करने के थोड़ी देर के बाद ही जब मैंने चेक किया इसको, अपनी उस कीवर्ड को मैंने सर्च किया इमेजेस में गूगल की, देन वो मेरी इमेजेस ही रैंक कर रही थी। तो उसकी वजह से मुझे ट्रैफिक काफ़ी वहाँ से मिला। तो ये इसलिए बहुत बेस्ट चीज़ है, इमेज पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि हम बाद होगा जल्दी में इमेजेस तो चले अपलोड कर देते हैं, तो हम वहाँ से यानी उनको रिनेम नहीं करते या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ ही नहीं करते। तो ये सब चीज़ें लाजमी करें ताकि आप गूगल को अच्छा सिग्नल दे सकें आपकी वेबसाइट, ताकि रैंक फास्ट कर सके। सो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लेक्चर में मिली होगी। तो अब जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूँगा। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ क्लॉकिंग, और मेरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोगो स्टिकिंग। देन मेरा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ LSI। तो मैंने इन सब टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन की है। तो आप लोग आराम से, अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है ये, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक्स को कवर करना था। अब ये कि क्योंकि अभी हमारा कोर्स स्टार्ट है, तो आप लोग मुझे आइडिया दीजिए कि आप लोग चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं कि कितना ड्यूरेशन का वीडियो आप लोगों को मिले। तो अगर ये ड्यूरेशन इतना ठीक है तो देन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ज़्यादा बहुत
कम ड्यूरेशन की है तो उसको फिर हम फॉलो करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।